बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे पाकिस्तान में यौम तक़दीस कुरान मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का ऐलान हुकूमत की तरफ से किया गया और इसी हुकूमत ने कल मुश्तरका इजलास भी तलब किया था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से इस मामले पर गुफ्तगू की गई। दीगर लोगों की तरफ से भी इस मामले को उठाया गया, लेकिन ये देखना यह है कि ये मामला सबसे पहले कहाँ से इनिशिएट हुआ था। सबसे पहले तो ये हुआ कि स्वीडन में ईद के रोज़ कुरान हकीम की बेहुरमती की गई। अदालत के फ़ैसले के मुताबिक कुरान मजीद को नज़र आतश किया गया। कुरान पाक को क्या नज़र आतश किया गया? मुसलमानों के दिल जलाकर राख कर दिए गए। इसके बाद पूरी दुनिया में एहतजाज का एक सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर कोई एहतजाज नहीं किया गया। इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी। उनकी तरफ से सबसे पहले उनकी तरफ से ये कहा गया कि जुमे के रोज़, जुमा के बाद अवाम सारे लोग, उन्होंने कहा कि पार्टी से बालातर होकर, सियासत से ऊपर जाकर पूरी की पूरी कौम निकले, इस पर एहतजाज करे, इस पर मुजाहरे करे। तो इमरान खान की कॉल के बाद फिर हुकूमत की तरफ से भी ये दिन मनाने का ऐलान कर दिया गया। इसको मुस्बत तरह से ही लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हर किसी को इस मामले पर कंसर्न है, हर किसी को इस मामले पर तकलीफ़ है, इस मामले पर यकीनी तौर पर यकजहती है, यगानगत है। लेकिन देखना यह है कि इस दिन के हवाले से भी कहाँ पे मुनाफकत हो रही है, कहाँ पे नेक नीयती का मुजाहरा किया जा रहा है। यकीनी बात है कि इस दिन को कामयाब करने के लिए हर कोई नेक नीयत होना चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि इमरान खान की तरफ से सबसे पहले इसकी कॉल दी गई, इसके बाद दीगर पार्टियों की तरफ से भी ऐसा ही किया गया। तो इसमें किसी को क्रेडिट लेने या क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जो कोई स्वीडन में हुआ उस पर पूरी दुनिया में एहतजाज होना चाहिए था, कहीं कहीं एहतजाज हुआ। बहरहाल पाकिस्तान में देर से ही सही एहतजाज का फ़ैसला किया गया। आज जुमे के बाद इस हवाले से मुजाहरे होंगे, लेकिन बात हम कर रहे थे कि कहाँ पे मुनाफकत हो रही है, कहाँ पे सियासत हो रही है, कहाँ पे नेक नीयती से काम लिया जा रहा है। इधर इमरान खान की तरफ से ये ऐलान किया गया, उधर हुकूमत की तरफ से 2 रोज़ पहले गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। इमरान खान ने कहा था कि इस दिन को हमने पुरअमन रखना है, किसी किस्म का कोई भी तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ इमरान खान ने इस दिन को कामयाब करने के लिए अपनी लीडरशिप और कारकुनों को भी ताकीद की। लेकिन हुआ क्या? हुकूमत की तरफ से 2 रोज़ पहले PTI के लीडरों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए, जो पहले ही रूपोश है। हो सकता है कि कुरान हकीम के हवाले से जिस तरह से ये दिन मनाया जा रहा था वो लोग भी बाहर आ जाते, लेकिन हुकूमत की तरफ से इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से रुजू किया गया और 22 रहनुमाओं के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करवा लिया गया है। मैं आपके सामने उन लोगों के नाम रखता हूं जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी करवाए गए हैं। जिन रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं उनमें हमाद अजहर, जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत चीमा, मियाँ असलम इकबाल, मुराद सईद, हसन न्याजी, फवाद चौधरी, ज़ुबैर न्याजी, फर्रख हबीब, शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, इम्तियाज़ शेख, आज़म स्वाति, अंदलीब अब्बास, करामत खोखर, गुलाम अब्बास, अली अब्बास, उज़मा बीबी और हलीमा बीबी शामिल हैं। ये जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, इससे आप अंदाज़ा कर लें कि हुकूमत को आखिरकार क्या आग लगी थी कि इन लोगों के उस मौके पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए जब इन्होंने कुरान हकीम की बेहुरमती के हवाले से अपना किरदार अदा करना था। तो हम किसी को दोष नहीं देते। नाज़रीन, आप खुद फैसला कर लीजिए कि इस मामले में भी कौन मुनाफकत कर रहा है, कौन नेक नीयती से काम ले रहा है। दूसरी हमारी खबर है मियाँ नवाज शरीफ की बरीयत के हवाले से। मियाँ नवाज शरीफ को प्लाट केस में जज साहब की तरफ से, एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार की तरफ से बरी कर दिया गया है। मैं आपके सामने ये फैसला रखता हूँ, उसके बाद इस पर बात करते हैं। एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी प्लाट अलाटमेंट रेफरेंस से साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बरीयत का फैसला दे दिया। अदालत ने नवाज शरीफ और उनकी जायदादों के 27 शेयर होल्डर्स की मुंजमद जायदादें बहाल करने का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड बताता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। उस वक्त की हुकूमत ने नायब हुकाम को नवाज शरीफ का सियासी कैरियर तबाह करने पर मजबूर किया। मुल्क के 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साख तबाह की गई। रेफरेंस के इल्ज़ामात में उनका किरदार शरीक मुलज़मों से भी कम है।
अदालत ने हुक्म देते हुए कहा कि नैब केस प्रॉपर्टी अपील का वक्त ख़त्म होने के बाद रिलीज़ कर दे। फैसले की कापी चेयरमैन नैब और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को भेजी जाए। एहतसाब अदालत ने कहा कि सीनियर स्पेशल प्रोसिक्यूटर असद अवान को हक़ाइक़ का इल्म होने की बुनियाद पर अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देना कानून के मुताबिक नहीं था। प्लाट अलाटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ बरीयत फैसले में कहा गया कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नई नैब तरमीम के मुताबिक नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। इनको इश्तिहारी करार देने का फैसला हतमी नहीं था, किसी भी वक्त फैसला वापस लिया जा सकता है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने फैसले में यह भी कहा कि अदालत खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला वापस लिया जाता है। तामील कुनिंदा का बयान रिकॉर्ड न कराने पर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की कानूनी हैसियत नहीं। ये जज साहब की तरफ से कहा गया। मियां नवाज शरीफ को मुजरम से मासूम करार दे दिया गया और जज साहब के सामने ये मामला नहीं था कि मियां नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं या नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ को मफरूर और इश्तिहारी करार देने का फ़ैसला भी मैं वापस लेता हूँ। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ पर ऐसी नवाजिशात प्लाट केस में गोया मियां नवाज शरीफ के सामने आसमान से तारे तोड़कर रख दिए गए हैं। जिस प्रोसिक्यूटर की बात की जा रही है, जज साहब ने कहा कि असद मलिक को इस मामले में मुआवन मुकर्रर किया गया था। तो नाज़रीन ये भी सुन लें कि यही असद अवान साहब वही एडवोकेट हैं जो इसी केस में अदालत के सामने पेश होते रहे। और फिर प्लाट केस कौन सा है, आप आज की जितनी भी अखबारें उठाकर देख लें, आप जितने भी टीवी चैनल देख लें, आपको प्लाट केस के हवाले से एक लफ्ज़ नहीं बताया गया कि कौन सा प्लाट केस, क्या पाकपतन वाला प्लाट केस या कोई और प्लाट केस जिसमें मियां नवाज शरीफ को बरी किया गया है। आइए इस पर भी एक नज़र दौड़ाते हैं कि ये कौन से प्लाट केस की बात हो रही है जिसमें मियां नवाज शरीफ को बरी किया गया है। खबरों में उस प्लाट के बारे में कुछ नहीं बताया गया। पीटीआई की हुकूमत के दौरान 2020 में दायर किए गए रेफरेंस में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मीर शकील उर रहमान पर जौहर टाउन ब्लॉक एच में 58 कनाल ज़मीन मुश्तरका ब्लॉक की सूरत में अलाट करवाने का इल्ज़ाम आयद किया था। नैब ने इल्ज़ाम आयद किया था कि ज़मीन के अलाटमेंट में उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ की मिली भगत से 1986 में मुस्तस्ना पॉलिसी और मालियाती फ़वाइद के कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई थी। यह है प्लाट केस जिसमें मियां नवाज शरीफ को बरी किया गया और इस केस में असल मुल्ज़म मीर शकील उर रहमान थे, जिनको जनवरी 2022 में एहतसाब अदालत की तरफ से बरी कर दिया गया था। तो नाजरीन, उस वक्त के जज ने मीर शकील उर रहमान को बरी किया था, वो ये जज नहीं थे, राव अब्दुल जब्बार नहीं थे, वो कोई दूसरे जज थे। जिस वक्त मीर शकील उर रहमान को 2022 में जनवरी में बरी किया गया था, उस मौके पर मैं उस अदालत में मौजूद था। ये जज साहब बहरहाल नहीं थे। अब हम बात कर लेते हैं जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने खुदकुशी की है। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको कत्ल किया गया है। ये खुदकुशी नहीं है, लेकिन वो कौन लोग हैं जो इनको कत्ल कर सकते हैं। और एक तहरीर भी उनकी लाश के करीब से मिली है जहां उन्होंने मुबैना तौर पर खुदकुशी की थी। उस तहरीर में कहा गया है कि वो शदीद बीमार थे और बीमारी के हाथों इतने तंग थे कि वो अपनी जान खुद ले रहे हैं। एक ट्वीट सामने आता है, उसमें इस हवाले से क्या कहा गया है मैं आपके सामने रखता हूँ। ये ट्वीट किया गया है शहरयार बुखारी की तरफ से। वो कहते हैं कि अरबपति आलमगीर खान तरीन जो शादी करने वाले थे, क्या ये खुदकुशी है या कत्ल है? आपका क्या ख्याल है? दो बिल्कुल मुख्तलिफ मुबैना खुदकुशी नोट गर्दिश कर रहे हैं। एक अंग्रेज़ी में जिसमें कहा गया है कि वो अपनी बीमारियों से लड़ते लड़ते थक गए थे, और दूसरा नोट जिसमें पाकिस्तान में गैर जमहूरी सूरत हाल का जिक्र है। दोनों ही नोट्स बिल्कुल अजीब व गरीब लगते हैं। इस इंसान को अचानक अपनी सेहत की फ़िक्र क्यों होने लगी जब वो हाल ही में अपनी ज़िंदगी की मोहब्बत के साथ छुट्टियों पर गया था और चंद हफ्तों में उसकी शादी होने वाली थी। जी, तो ये हमने आपके सामने ये एक ट्वीट रखा। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं, हो सकता है इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आलमगीर तरीन के साथ क्या हुआ। हो सकता है कि उन्होंने खुदकुशी की हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनको कत्ल किया हो। लेकिन यहाँ पे दो सवाल और भी सामने आते हैं। अगर उनको कत्ल किया गया तो फिर किस लिए कत्ल किया गया? क्या कुछ लोग उनकी जायदाद हथियाना चाहते थे? अगर जायदाद हथियाने का मामला है तो जायदाद फिर किसके पास जानी थी? अब तक की जो इतलात सामने आई हैं उसके मुताबिक तो सारा कुछ जहांगीर तरीन के
पास जाना था, लेकिन जहांगीर तरीन के पास तो पहले ही दौलत की कोई कमी नहीं है, उनकी तरफ से तो ऐसा इकदाम नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं, कुछ और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी तरफ भी उंगलियां हो सकता है कि उठती रहें। बहरहाल अगर आलमगीर खान की तरफ से ख़ुदकुशी की है तो उन्होंने दो बातों का ख्याल ज़रूर रखा। पहली बात का ख्याल ये रखा कि उन्होंने लाइसेंस वाला पिस्टल इस्तेमाल किया। ख़बरों के मुताबिक कहा गया है कि जिस पिस्टल से उन्होंने गोली चलाई वो लाइसेंस वाला था और लाइसेंस उनके नाम पर था। दूसरा, उन्होंने ये भी ख्याल रखा कि पिस्टल को चलाने से पहले, ख़ुद को गोली मारने से पहले उस पर साइलेंसर लगा लिया गया था। ये बात इसलिए की जा रही है कि उन्होंने ख़ुद को गोली मारी या उनको किसी ने गोली मारी। ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि उन्होंने ख़ुद को गोली मारी, लेकिन उनके नौकर वहाँ पे मौजूद थे, दूसरे कमरों में होंगे, उन तक गोली की आवाज़ नहीं पहुँची। सवाल तो बनता है कि क्या आलमगीर खान तरीन ने गोली चलाने से पहले ख़ुसूसी तौर पर पिस्टल पर साइलेंसर लगा लिया था? इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।